हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का डिस्कशन करेंगे और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे और क्या आंसर है किस क्वेश्चन का, ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये पहला है, इसका क्वेश्चन आईडी 256 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को 256 क्वेश्चन करना है। 150 ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन का जो आईडी होता है वो अलग होता है, क्योंकि किसी का लैंग्वेज 1 इंग्लिश होता है, किसी का लैंग्वेज 1 हिंदी होता है, तो इसका जो क्वेश्चन आईडी है वो अलग अलग होता है। ये पेपर 1 का इंग्लिश पेडागोगी है, उसको इसके जो सारे क्वेश्चन है हम लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो ये 256 क्वेश्चन नंबर आईडी है इसका। और क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ बिगिनर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज गिवन मच मोर एक्सपोजर इन डैश सो दैट सी या ही कैन इंटरनलाइज द सिंथेटिक पैटर्न, रिदम, इंटोनेशन एटसेट्रा। कोई बिगिनर है और उसको टारगेट लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया जा रहा है, जिससे कि वो अच्छे से उस पैटर्न को समझ सके, उसका रिदम को समझ सके। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, क्या करके वो सिंथेटिक पैटर्न को समझ पाएगी या पाएगा और उसके रिदम को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा लिसनिंग। देखिए, जब कोई भी लैंग्वेज हमें सीखना होता है, उसको समझना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, तो उसमें सबसे पहला ही है लिसनिंग। यानी अगर हम सुनेंगे नहीं तो किसी लैंग्वेज को हम लोग ना समझ पाएंगे, ना उसके पैटर्न को, ना उसके मतलब को, और ना ही उसके रिदम को, जो भी होता है उसके वोकैब्युलरी का क्या मतलब होता है, एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। हम लोग अपने घरों में भी जब सुनते हैं उसके बाद ही बोलते हैं। सारे बच्चे पहले सुनते हैं, छोटे होते हैं तो उसके बाद बोलते हैं। तो इसी तरह कोई भी लैंग्वेज होगा, तो जब उसका इन्वायरमेंट होगा तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है या फिर कोई भी इंसान, जो चाइल्ड है, वो सुनेगा, तभी उसके पैटर्न को समझ पाएगा। तो इसका जो लिसनिंग के वजह से ही वो क्या करता है, सिंथेटिक पैटर्न को समझ पाएगा, रिदम और इंटोनेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा लिसनिंग। अगला क्वेश्चन है, लिसनिंग इज यूज्ड टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कौन सा लिसनिंग है जिससे हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाता है या फिर उसे हम लोग समझ जाते हैं। इसे देखिए, एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब ये है कि हम बस सुन रहे हैं, लेकिन उसका मतलब हम लोग समझ नहीं रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं, क्या कह रहा है, साइड में कोई म्यूजिक या कुछ भी चल रहा है, लेकिन उसका मतलब हम लोग समझ नहीं रहे हैं। कोई न्यूज़ चल रहा है, टीवी में चला के छोड़ दिया है, लेकिन हम लोग बस सुन रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब ना हम समझ रहे हैं, ना ही कुछ उसका इंफॉर्मेशन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो वो एक्सटेंसिव हो गया। ठीक है, इंटेंसिव का मतलब वो इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब वो होता है कि हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। लिसनिंग इसमें पूछा गया है, लेकिन रीडिंग भी होता है, इंटेंसिव रीडिंग भी होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग भी होता है। क्वेश्चन में लिसनिंग है, तो इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई चीज़ जब सुन रहे हैं तो उसके मतलब को हम लोग समझ रहे हैं और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कोई सीरियसली कोई न्यूज़ देख रहा है, तो वो अच्छे से उसको समझ रहा है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसको ग्रहण कर रहा है, तो वो हो जाएगा इंटेंसिव लिसनिंग। और तीसरा है अटेंटिव और चौथा है प्रोलॉन्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इंटेंसिव हो जाएगा, यानी हम लोग स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है उसको ले भी रहे हैं इंटेंसिव लिसनिंग के अकॉर्डिंग, और उसको जो भी बोला जा रहा है उसे समझ भी रहे हैं, तो इसका इंटेंसिव हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन स्पेस writing the student is given ample practice on one aspect of writing while other aspect remain fixed। राइटिंग द स्टूडेंट इज गिवन एम्पल प्रैक्टिस, यानी किसी बच्चों को जो है प्रैक्टिस करने के लिए राइटिंग दिया जाता है। तो इसका एक पहलू ये है कि राइटिंग के लिए दिया जा रहा है, और दूसरा ये है कि रिमेन फिक्स्ड है, मतलब फिक्स कर दिया गया है उस चीज़ को। इसका जो आंसर फ्री इस राइटिंग में ये किया जाता है, दूसरा है गाइडेड, तीसरा है कंट्रोल्ड, चौथा है कॉम्पोजिशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा कंट्रोल्ड, यानी ये कंट्रोल्ड राइटिंग है, जिसमें कि बच्चे का जो एक पहलू है वो राइटिंग है और दूसरा जो है फिक्स्ड कर दिया गया है। ये कंट्रोल्ड है, यानी किसी के नियंत्रण में इसका इस राइटिंग को दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं कंट्रोल्ड राइटिंग, जो है कि एक एस्पेक्ट इसका फिक्स्ड है, निश्चित है, इसलिए वो कंट्रोल्ड है। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ
dash is that the learners solve problem collectively either in pair or groups। कौन सा ऐसा फीचर है जिसमें बच्चे जो है कि किसी प्रॉब्लम को एक साथ समूह में सॉल्व करते हैं, ग्रुप में सॉल्व करते हैं, मतलब अकेले नहीं सॉल्व करते हैं, वो ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ पीयर ग्रुप में सॉल्व करते हैं। वो कौन सा फीचर है? पहला ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, दूसरा है स्ट्रक्चरल अप्रोच, तीसरा है ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, चौथा है होल लैंग्वेज अप्रोच। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होल लैंग्वेज अप्रोच हो जाएगा। 259 क्वेश्चन आईडी का जो आंसर है वो फोर होल लैंग्वेज अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश है आर कैरिड आउट टू हेल्प द लर्नर्स मेमोराइज द कंटेंट। इसमें बच्चों को याद करने के लिए जो है हेल्प किया जाता है, वो कौन सी विधि है? पहला है सिमुलेशंस, दूसरा है एक्सट्रापोलेशंस, तीसरा है कन्वर्सेशंस और चौथा है ड्रिल। तो जब हम लोग कई बार बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं क्लास में, जैसे कि देखते होंगे आप लोग क्लास में मीनिंग रटवाई जाती है, क्लास में चिल्ला चिल्ला के बच्चे पढ़ते हैं ताकि बच्चों को याद हो जाए, एक ही चीज़ को कई बार प्रैक्टिस कराई जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिल करना। एक ही चीज़ का बार बार अभ्यास कराना, वेधन करना, तो हिंदी में बोलते हैं, उसे हम लोग ड्रिल बोलते हैं। किसी कंटेंट को, किसी वर्ड को याद करने के लिए जब बच्चों से क्लास में बार बार रटवाया जाता है तो उसे ड्रिल कहा जाता है। इसका भी चौथा हो गया, इसका भी चौथा, और 56 का पहला, 57 का दूसरा, 58 का, 58 का देखिए आंसर मैंने हाईलाइट नहीं किया है, इसका हाईलाइट कर देती हूँ। इसका तीसरा हो जाएगा, मुझे लग रहा था कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, 59 का चौथा, ये भी सही है, इसका ड्रिल हो जाएगा। 61 का देख लेते हैं। इन डैश रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर्स। जो ग्रामर का रूल है वो दिया गया है प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर्स, और बच्चों को जो है कि वो समझाया जा रहा है क्लास में ग्रामर के बुक को, चैप्टर को और उसके नियमों को। तो ये कौन सा क्लासरूम है या फिर ये कौन सा मेथड है? तो इसका 261 पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है ऑडियो लिंगुअल मेथड, चौथा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए जब भी ग्रामर को ट्रांसलेट किया जाता है और बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है, बच्चों को जब एक्सप्लेन किया जाता है ग्रामर का रूल्स वगैरह, तो वो हमारा जो क्लास होता है वो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में ही होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में सिर्फ ग्रामर नहीं सिखाया जाता बल्कि कई सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में सिखाई जाती है। और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। नहीं, जब हम लोग डायरेक्ट मेथड वो होता है जब हम लोग किसी लैंग्वेज को डायरेक्टली बोल रहे हैं, उसका हिंदी में क्या मतलब है और किसी और लैंग्वेज में क्या मतलब है वो हम लोग नहीं बता रहे हैं, वो डायरेक्ट मेथड होता है। यानी हम लोगों को जब इंग्लिश सीखना है तो हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा भी रहे हैं, उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड है। अगर हम लोग को किसी बच्चे को अगर इंग्लिश सीखना है तो वो हिंदी से उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में नहीं कर रहा है, बल्कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो विदेश गया, अमेरिका गया और इंग्लिश सुन के और फिर इंग्लिश वो बोलना सीख गया, तो वो डायरेक्ट मेथड है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया जाता है और हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी जो रूल्स ऑफ ग्रामर आर गिवन प्रिस्क्रिप्टिवली एंड एक्सप्लेन टू द लर्नर्स, यानी जो रूल्स ऑफ ग्रामर है वो किताब में दिया गया है और फिर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं होता है बल्कि उसको अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगला क्वेश्चन है, A classroom based on provides an opportunity to understand better and create knowledge on the basis of their previous knowledge। एक ऐसा क्लासरूम है जिसे अवसर दिया जाता है समझने के लिए, अच्छे से अच्छा समझने के लिए, सॉरी, हाँ,
प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड बेटर एंड क्रिएट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर, और उनके जो पूर्व का ज्ञान है, जो उन्हें पहले से जो ज्ञान है उसके अनुसार जो है उन्हें सिखाया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला डायरेक्ट मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड ये नहीं है। जब हम लोग आते ही क्लास में बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट अपने टॉपिक को पढ़ाने लगते हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड होगा। और दूसरा है कि ऑडियोलिंगुअल मेथड, और तीसरा कंस्ट्रक्टिविज्म, एंड फोर्थ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं हुई है, तो दूसरा और पहला भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा ऑडियो लिंगुअल मेथड नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 262 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि बच्चों को पूरा समझ करके संरचनात्मक एक संरचना देना है अपने एजुकेशन को, लर्निंग के लिए बच्चों को। तो उसमें क्या होता है, पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है, कुछ क्वेश्चन पिछले पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जब बच्चे जब बता देते हैं और बच्चों का जब आकलन कर दिया जाता है कि किस लेवल तक बच्चों ने सीख लिया है, उसके बाद जब अपने टॉपिक को शुरू किया जाता है, तो जो पूर्व ज्ञान है और जो अगला ज्ञान है उसके बीच में संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है बच्चों को, उन्हें लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। इसे हिंदी में संरचनात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर 2 एनालिसिस, तीसरा है एक्सट्रापोलेशन, ऑप्शन नंबर 4 एक्सप्लेनेशन। इज अ वे ऑफ एस्टिमेटिंग और गेसिंग बियॉन्ड द फैक्ट, जो फैक्ट है उसको जब गेस किया जाता है या फिर उसका नापतोल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका जो एक्सट्रापोलेशन इसको हम लोग बोलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, एक्सट्रापोलेशन। 263 क्वेश्चन आईडी का। अगला क्वेश्चन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स, यानी पूरे डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है? होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, डेवलपमेंट मतलब विकास, तो संपूर्ण विकास का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटीज, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज, फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज। देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट वो होता है जिसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मानसिक सभी चीज़ों का विकास होता है, उसे हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं जिससे हमारा मेंटल लेवल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मोरल सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसे चौथे में सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है। ये होलिस्टिक मतलब पूरा होता है, तो जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसे हम लोग सही मानेंगे, तो इसका चौथा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल एंड attitudes that students should acquire by the end of a particular class or course come under। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, कौशल, अभिवृत्ति प्रदान करता है, वो बच्चे जो है एक्वायर करना चाहिए बच्चों को उस क्लास से, उस कोर्स के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लिटरेरी आउटकम, दूसरा है न्यूमरेसी आउटकम, तीसरा लर्निंग आउटकम, फोर्थ है टीचिंग आउटकम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए जब भी कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा चीज़ जो हमें ज्ञान दे रहा है, कौशल को सिखा रहा है, एटीट्यूड में हमारे चेंज आ रहा है, व्यवहार में चेंज आ रहा है, तो बच्चों को एक्वायर कर लेना चाहिए एंड में। ठीक है, तो एंड में जो बच्चों को एक्वायर हो जाता है उसको हम लोग चेक करते हैं। जब कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो बाद में चेक कर लेते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के बाद, यानी कोई टीचर अगर आपका एक क्लास ले रहा है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसके बाद वो चेक करता है कुछ क्वेश्चन करके, कुछ चीज़ें एक्टिविटी करवा के, तो वो चेक करता है आपका नॉलेज, आपने कितना ज्ञान अर्जित किया, फिर आपका कौशल और आपके व्यवहार में, एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति, उसमें क्या चेंज आया। मतलब एक टीचर जब क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, कुछ उद्देश्य होते हैं कि इस क्लास के बाद बच्चों में ये चेंजेस आ जाएंगे, बच्चे इतना तक सीख लेंगे, क्या नॉलेज सीख लेंगे, क्या कौशल सीख लेंगे इस पर्टिकुलर क्लास के बाद।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें पूछा गया उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं जब किसी एक क्लास के बाद एंड में जब बच्चों का नॉलेज चेक किया जाता है, स्किल मतलब चेक किया जाता है कि कितना तक बच्चों ने उस क्लास के बाद सीख लिया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लर्निंग आउटकम बोलते हैं। यानी कि जो सीखा गया है वो किस हद तक है, कितना है। लर्निंग आउटकम क्या है? किसी चीज़ को मतलब जैसे हम लोग दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, क्लास में टीचर जा रहा है, पढ़ा रहा है, तो बाद में उसका आउटकम क्या है, उसके पढ़ाने का, बच्चों में क्या परिवर्तन आया है, उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग आउटकम। तो ये इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, इन द क्लास द टीचर होल्ड्स वन बिग बुक अप and the whole class reads from the same book. This is the example of option 1 loud reading, option 2 silent reading, option 3 intensive reading, option 4 share reading. तो इसका 146 नहीं 166 का जो कितने क्वेश्चन अभी बचे हैं, वन 166 का जो हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इसे शेयर्ड रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, जब कोई टीचर एक बुक लिया हुआ रहता है और वो क्लास में चिल्ला के पढ़ाता है और बच्चे भी उसी बुक से चिल्ला चिल्ला करके पढ़ते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो शेयर्ड रीडिंग का वो एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स इज अ रिकमेंडेशन बाई। 3 month जो प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन है, ये किसके अंतर्गत आया था? ये आया है NEP 2020 के अनुसार। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, उसमें जो है 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन का मॉड्यूल ग्रेड 1 के लिए बच्चों के लिए रिकमेंड किया गया है। 3 महीने का ऐसा जो बच्चे खेल के दौरान कुछ सीखें, तो वो 3 month का है। तो NEP 2020 के अनुसार आया है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इज लर्न इन अ फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। मतलब इसमें देखिए हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे लगभग कई सारे क्वेश्चन कॉमन है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये हिंदी में भी पूछा गया था और फिर ये वही पेपर है, उसी दिन का पेपर है, उसी शिफ्ट का, और उसी में इंग्लिश में भी, इंग्लिश पेडागोजी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है और इंग्लिश पेडागोजी में भी ये पूछा गया था। इज लर्न इन अ फॉर्मल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। वो कौन सा लैंग्वेज है जो हम लोग टीचर के हेल्प से औपचारिक स्थिति में सीखते हैं, यानी अपने स्कूल में सीखते हैं? तो वो हमारा देखिए फर्स्ट लैंग्वेज वो हम जो है कि हम लोग अपने घर में, अपने सोसाइटी या इन्वायरमेंट में देखते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज वो होता है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज वो होता है जो हम लोग फॉर्मली सीखते हैं, अपने टीचर के द्वारा क्लास में सीखते हैं, वो सेकेंड लैंग्वेज है। होम लैंग्वेज वही है जो हम लोग घरों पे बोलते हैं, उसे फर्स्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है। और मदर टंग मातृभाषा हमारा किसी का हम लोग का तो हिंदी ही है। तो ये मदर टंग हो गया, ये हम लोग क्लास में नहीं सीखते बल्कि हमारे घरों में जो बोला जाता है, और ऐसे भी मातृभाषा हिंदी है हम लोगों की। तो ये जो नहीं होता, ये जो है फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। फॉर्मल लैंग्वेज वो जो टीचर के द्वारा हम लोग सीखते हैं, वो सेकेंड लैंग्वेज हमारा होता है, कि जैसे कि इंग्लिश हम लोग सीखते हैं। जो लोग हिंदी बोलते हैं, जिनका मातृभाषा जिनकी हिंदी है, वो लोग इंग्लिश जो है अपने टीचर द्वारा या कोई और लैंग्वेज जो टीचर द्वारा सीखते हैं, उसे हम लोग सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Mrs. Santi is telling a story to her class. Her students are silent. After completing her story, she asks some questions. Some of the students give correct answers, some wrong, and the rest keep quiet. Which of the following statement is not true about the students who gave wrong answer or kept quiet? First, option number 1, they listened without understanding. Option number 2, they listened attentively. थर्ड है, दे वर ओनली हियरिंग नॉट लिसनिंग। फोर्थ, दे लिसन अटेंटिवली एंड विद अंडरस्टैंडिंग। इसमें पूछा है कि क्या सही नहीं है। ठीक है, इसमें जो हो जाएगा कि वो सुन तो रहे, क्या सही नहीं है। हाँ, तो इसमें पूछा है कि जिस बच्चे ने गलत आंसर दिया या जो वो चुप थे, तो वो क्या कर रहे थे। तो इसमें ये नहीं बताना है कि क्या सही नहीं है।
क्या सही है, इसमें ये बताना है कि क्या गलत है। तो देखिए अगर कोई क्लास को अच्छे से सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो समझा ही नहीं रहता है तो किसी क्वेश्चन का वो लोग जवाब नहीं दे पाते हैं जब ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें तो गलत होंगी, लेकिन इसमें ये सही नहीं पूछा, इसमें पूछा क्या नहीं ट्रू है। तो ये पूछा है दे लिसन अटेंटिवली एंड विद अंडरस्टैंडिंग, तो ये सही नहीं है। देखिए अगर ये सही होता, अगर वो अच्छे से सुनते तो वो जवाब देते, वो चुप नहीं रहते। तो इसमें नहीं पूछा है तो ये गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेगेटिव में पूछा है इस वजह से। अगला क्वेश्चन है द टास्क ऑफ रीडिंग इज कंप्लीट इफ वी फर्स्ट ऑप्शन सिंपली डिकोड साउंड ऑफ लेटर्स, टू प्रोनाउंस द प्रिंटेड वर्ड करेक्टली, थर्ड है गो थ्रू द टेक्स्ट विद कंप्रहेंशन, फोर्थ है जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो वो कैसे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए किसी चीज़ को पढ़ने का मतलब ये है कि हम उसे समझ रहे हैं कि नहीं। अगर हम लोग समझ रहे हैं इसका मतलब है कि वो चीज़ें, वो टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी जैसे न्यूज़ पेपर को पढ़ना तो उसके शब्दों को हम लोग समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं और वो टास्क जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो सिंपली डिकोड करना साउंड ऑफ लेटर्स ये सही नहीं है। प्रोनाउंस द प्रिंटेड वर्ड्स करेक्टली ये भी सही नहीं है। अगर हम लोग प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो गया है। तीसरा गो थ्रू द टेक्स्ट विद कंप्रहेंशन, तो ये सही हो जाएगा कि जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वर्ड्स पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको समझ समझ के पढ़ रहे हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। कंप्रहेंशन जहाँ रहेगा वो सही हो जाएगा, यानी हमारा जो पढ़ने का टास्क है वो कंप्लीट हो गया है, हम उसको समझ करके उस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। देखिए बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के पढ़ेंगे तो वो सही नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग होगा तभी हमारा जो पढ़ने का टास्क है, वो कार्य जो है तभी कंप्लीट होगा। तो ये सारे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन हो गए हैं। इसके पहले हिंदी पेडागोजी का जो है क्वेश्चन डाल दिया गया है, उसे भी समझा दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सारे वीडियोज को देख लीजिए चैनल पर। CDP, EVS, सोशल साइंस, साइंस, मैथ और इंग्लिश, हिंदी सारे वीडियो उपलब्ध हो गए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है, रिस्पॉन्स शीट है, ये सारे उसको आप लोग देख लीजिए। सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसका कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि सारा हमारा एक ही बार में दोनों पेपर क्लियर हो जाए, पेपर 1 और पेपर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।